नमस्ते दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पे इतना सारा क्या लिखा हुआ है। आप खुद कंफ्यूजन सर ने ये सब क्या लिख दिया, तो आप ध्यान से देखो। आज का हमारा थोड़ा स्पेशल टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जिसको हम कहते हैं कथन और निष्कर्ष। ये आपको हर एग्जाम में मिल जाएगा। आप चाहे एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, राजस्थान का एग्जाम दे रहे हो, किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम का, और खास करके आरएस के एग्जाम के लिए तो एग्जामिनर का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन में आता। तो है क्या ये कथन और निष्कर्ष? जब हम पढ़ते हैं नॉर्मली तो हमको बहुत ईजी लगता है, बट जब एग्जाम में वो एग्जामिनर आपको घुमा के वो क्वेश्चन देता तो हमारे दिमाग के तार हिल जाते। हम इन क्वेश्चनों से जो स्टूडेंट होते हैं वो इतने घबराते हैं, क्योंकि एग्जाम में सही बहुत कम चांस में होते। तो हम इस डर को कम करने के लिए हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। स्टेटमेंट क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट, आपको कोई लाइन बोल दी मैंने कि नरेंद्र मोदी इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप इस लाइन को देखकर बोल सकते हो कि ये आपका स्टेटमेंट सही है या ये गलत है। आप बोलोगे हाँ ये सही है। अगर मैं बोल देता हूँ नरेंद्र मोदी इज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आप क्या बोलोगे सीधा? नहीं, ये तो गलत बात कर रही है, ये क्वेश्चन आपका गलत है। तो स्टेटमेंट या कथन क्या होते हैं कि आपको कोई लाइन दी होती है और आप उसको देखकर बता सकते हो कि सच है या गलत। इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं करनी पड़ती, आपको सीधा पता होता है कि सही लाइन हो रही है या गलत लाइन हो रही है। दूसरा होता है कंक्लूजन, कि आपको मैंने जो बात कही थी उससे क्या कंक्लूजन निकलता है। इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के अध्यक्ष हो गए, जो उनकी कैबिनेट बनेगी उनके अध्यक्ष वो हैं, ये निकलता। दूसरा कि भारत के जो भी डिसीजन लेने होंगे प्रमुख, वो नरेंद्र मोदी लेंगे। क्यों? क्योंकि वो भारत के प्राइम मिनिस्टर है। तो इस कथन को देकर इसी प्रकार दो निष्कर्ष निकाले। अब एग्जाम में वो आपको क्या करेगा कि आपको दो कथन दे देगा, और जो दो कथन देगा वो थोड़ा घुमा हुआ देगा, वो घुमा के देगा, थोड़ा फिरे हुए देंगे। ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मल से आपको लाइन दे दी जैसे मैंने अभी बोली, वो थोड़ा घुमा हुआ लाइन देगा और आपको पूछेगा कि इसके निष्कर्ष क्या है, कि ये स्टेटमेंट ये हो रहा है, तो इसके दो निष्कर्ष जो निकलेंगे वो निष्कर्ष क्या होने चाहिए, वो आपको ये पूछेगा। इसमें आपको एग्जाम में 3 टाइप से क्वेश्चन देता है। फर्स्ट टाइप, आपको 2 स्टेटमेंट दे दिया और उसके साथ वो 4 कंक्लूजन पूछ लेगा, या तो फर्स्ट राइट है, सेकंड राइट है, दोनों राइट है, दोनों में से कोई राइट नहीं, ये चारों पूछ लेगा। सेकंड क्या कर सकता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे दे और उसी स्टेटमेंट की 4 आपको कंक्लूजन दे दे, और उसमें से कौन सा सही आपको वो निकालना है। थर्ड वो क्या करेगा कि आपको 3 स्टेटमेंट दे दिए और उसके बाद वो आपको कंक्लूजन की बात कर लेगा। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर खास करके बनाता है, और उसमें भी जो सबसे खास बनाता है वो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो गया कि वो आपको ओनली 2 स्टेटमेंट देगा और उसके अंदर आपको 4 कंक्लूजन देगा, और आपको वो 4 कंक्लूजन बताने हैं कि इनमें से कौन सा सही और कौन सा रॉन्ग है। अब कथन, इसके जो क्वेश्चन है हम क्या करेंगे, हम पूरी प्लानिंग से चलेंगे। हमारी प्लानिंग क्या है? सबसे पहले कि इसके कुछ नियम है, कुछ इंपॉर्टेंट इसके नियम है। तो हम क्या करते हैं, इसके जो नियम हो रहे हैं उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे टोटल मिलेगी 7 नियम, कितने 7 रूल है। आप अगर इन 7 रूल को ढंग से और सही समझ लेते हो तो आपके मैक्सिमम अगर 4 क्वेश्चन आते हो तो आप 3 तो राइट कर ही लोगे यार, इसके एग्जाम में या यूपीएससी एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो रूल है 7, उस रूल को समझेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। देखो, जितने ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन उतना आपके एग्जाम में राइट होने के चांस है। जैसे कि मान लो आपने 10 क्वेश्चन की, तो आपके एग्जाम में थोड़ा ज्यादा आप इंप्रूव करोगे। मान लो कि ये क्वेश्चन आप 40 प्रैक्टिस करके जाते हो यहाँ से, तो मैं कह सकता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में जाके गलत कभी नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पूरी क्वेश्चन सीरीज है पिछले साल के आरएस के एग्जाम में, उसके बाद एग्जाम में, उन सब एग्जाम को हम उस एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे, और जो नॉर्मल एग्जाम्पल है उसको हम देखेंगे। तो मैं आपका टाइम नहीं लेता हूँ ज्यादा, और हम इस पे आते हैं। सबसे पहली चीज, कथन पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, तो नकारात्मक निष्कर्ष कभी मान्य नहीं हो सकता। कभी भी नकारात्मक निष्कर्ष कभी भी मान्य आपका नहीं हो सकता। जैसे कि मैं आपको बोल दूं, भारत की विदेश नीति सबसे बेहतरीन है, भारत की विदेश नीति सबसे बेहतरीन है, तो कोई भी निष्कर्ष ऐसा नहीं निकल सकता कि भाई भारत की पाकिस्तान से तो कोई विदेश नीति ही नहीं है। क्यों नहीं निकल सकता? कि मैं यहाँ पे कोई बात कह रहा हूं और वो बात आपके लिए पॉजिटिव है, और आप जो निष्कर्ष बता रहे हो कि भारत की पाकिस्तान और चाइना से कोई रिश्ता नहीं है, कोई नहीं, तो एक नकारात्मक संबंध, मतलब नेगेटिव कंक्लूजन हुआ। तो नेगेटिव कंक्लूजन वहां पे कभी नहीं सही हो पाएगा। सेकंड चीज, सरकारी आदेश या नियम का पालन करना आम जनता के लिए स्वीकार्य है, इसलिए इससे संबंधित निष्कर्ष यदि कथन से सीधा संबंध रखे तो मान्य होंगे। जैसे कि मैं आपको नॉर्मल सी बात बोल दूं,
2 साल पहले कोविड आया था, उस कोविड के अंदर क्या कहा गया था कि भाई कोई भी घर से बाहर ना निकले, घर में रहे, घर के अंदर ही रहे, घर के बाहर ना निकल के कोरोना स्प्रेड ना करे। तो इसके अगर निष्कर्ष हम निकाले तो क्या हुआ कि एक सरकारी आदेश आ गया, नियम आ गया, उसका पालन करना आम जनता के लिए स्वीकार हो गया। तो इसके निष्कर्ष क्या निकलेंगे कि अगर आम जनता बाहर जाती है, कोविड स्प्रेड होगा, लोग मरेंगे, इसके कारण गवर्नमेंट को परेशानी होगी, जनता को नुकसान होगा और देश वित्तीय घाटे में भी जा सकता है इससे। तो ये 2 पार्ट हुए। तीसरा, निवारण, परिणाम, सलाह आदि, मतलब ऐसे शब्द जिसके अंदर मैं आपको एडवाइस दे दूं, कोई रिजल्ट आ गया, कोई मैं आपको दे दूं कि ये इसका आंसर है, तो यदि कथन से सीधे जुड़े हो तो भी मान्य होंगे, उसके अलावा कभी वो मान्य नहीं होंगे। कहने का मतलब कि जैसे कि मैं बोल दूं आपको 2 स्टेटमेंट दे रहा हूं। पहला स्टेटमेंट है कि राम क्लास 11th के अंदर फर्स्ट रैंक प्राप्त करता, और सेकंड स्टेटमेंट आपको मैं बोल दूं कि राम के 75 मार्क्स हैं। तो फिर मैं आपको निष्कर्ष दे देता हूं कि किसी भी बच्चे के मतलब राम के अलावा किसी भी स्टूडेंट के 75 मार्क्स से ऊपर नहीं है। तो आप बोलोगे यस सर, क्यों? क्योंकि इस क्लास के अंदर राम ही फर्स्ट है और राम की 75 मार्क्स है, इसलिए 75 मार्क्स से ऊपर तो किसके हो ही नहीं सकते। तो ये निवारण, परिणाम, सलाह कथन से जुड़े हो तभी मान्य होंगे। फोर्थ है, पूर्वानुमान का सहारा नहीं लेना चाहिए। पूर्वानुमान का सहारा कहने का मतलब कि भाई भारत के संबंध में पहले क्या होता था कि जितने भी देश हैं, खासकर ब्रिटिश कंट्रीज, अमेरिका, यूएसए आ गया आपका, उसके अलावा जो मिडिल ईस्ट कंट्रियां या चाइना हो गया, वो क्या सोचते थे कि भारत तो हमेशा पिछड़ा हुआ ही है, ये कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, वो उनका ऐसे सोचते। बट आज के टाइम में अगर हम देखें, हम अगर इस पूर्वानुमान का सहारा लें तो क्या भारत आज है? नहीं, भारत से आज कोई संबंध नहीं तोड़ना चाहता। जो संबंध तोड़ रहे हैं उनको पता है उनका नुकसान क्या है। तो हमें कभी भी किसी भी कंक्लूजन के लिए पूर्वानुमान मतलब पुरानी जो बातें हैं उसका कभी उनको सहारा नहीं लेना। फिफ्थ है कि निष्कर्ष कार्रवाई का रूप ना ले। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई आप जो निष्कर्ष निकाल रहे हो ऐसा नहीं वो कार्रवाई हो जाए। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि कश्मीर के अंदर भूकंप आया, नवीनतम एक कथन आपके पास कि कश्मीर के अंदर भूकंप आया, तो इसका निष्कर्ष अगर मैं आपको ये दूं कि सरकार को तुरंत ही वहां पर राहत कैंप या राहत सामग्री पहुंचानी चाहिए। तो ये जो राहत सामग्री, राहत कैंप है, वो निष्कर्ष ना होकर एक कार्रवाई होगी कि सरकार को त्वरित जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई ये करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद कभी कभी किसी समस्या के 2 ही पक्ष होते हैं। हाँ, कोई समस्या आपके सामने मैं दे देता हूं कि भाई जयपुर के अंदर बम धमाके हुए और आतंकवादियों ने कुछ लोगों को बंदी बना लिया। यदि एक कथन में दिया हो तो दूसरा निष्कर्ष निकल रहा है, और दूसरा कथन इसके अंदर ये दे दिया होता कि भारत को आतंकवादी के साथ निगोशिएट करना। ठीक है, पहला निष्कर्ष तो ये निकलेगा, तो स्वाभाविक है दूसरा निष्कर्ष ये निकल जाएगा कि भारत को आतंकवादियों को गोली से उड़ा देना। अगर वो आतंकवादियों को खत्म कर, या तो उसके पास 2 ही चांस है, या तो आतंकवादियों को खत्म कर दे या आतंकवादियों से निगोशिएट कर ले और उन आतंकवादियों को जो मांगे वो मान ले। तो भाई कभी कोई समस्या आ गई, अगर उसके 2 ही पक्ष हैं, अब आतंकवादियों से निपटने क्या है, 2 ही पक्ष हैं, या तो उनको मार दिया जाए या उनसे निगोशिएट कर लिया जाए। तो यदि एक कथन हो गया, मतलब मैंने एक कथन आपको दे दिया कि भाई भारत को निगोशिएट करना चाहिए, तो दूसरा जो उसका पक्ष होगा वो हमेशा निष्कर्ष होगा। और लास्ट, यदि निष्कर्ष में कुछ विशेष वर्ड सभी हमेशा निश्चित रूप से एकदम बिल्कुल 100%, केवल, एकमात्र, सदा, प्रत्येक आदि शब्द आ जाए तो सामान्य तौर पे ऐसे निष्कर्ष, ऐसे कथन कभी भी, ऐसे जो निष्कर्ष निकलेंगे, ऐसे कथनों के जो निष्कर्ष निकलेंगे अगर इन शब्दों से आ जाते हैं तो कभी भी हम मानने इसको नहीं मानते। ठीक है। अब मैंने आपको ये टोटल मिला के 7 इसके रूल बताए, इन्हीं रूल पे ये जो आपका पूरा टॉपिक बेस्ड है, कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इन्हीं 7 टॉपिक, इन्हीं 7 पॉइंट। अगर आपकी 7 पॉइंट कंप्लीट है कि भाई हाँ कि कथन सकारात्मक हो रहा है तो ऐसा निष्कर्ष कभी नहीं निकलेगा, तो आपको कभी क्वेश्चन के अंदर तकलीफ नहीं पड़ेगी। अब हम जो हमारा मूल तत्व है कि प्रैक्टिस, ऐसे जो भी क्वेश्चन होते हैं वो बिना प्रैक्टिस के कभी नहीं हो सकते। आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने आपके क्वेश्चन अच्छे बनते जाएंगे। देखिएगा कि ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखे हैं और इसके अंदर आपको आंसर देना है। आप देखना, अभी आप सॉल्व करने की कोशिश मत करना, मैं आपको पहले फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ और सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद आप थर्ड को सॉल्व करना। और जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आए मैं क्या करूंगा, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ लूंगा एक बार, फिर मैं आपको दूंगा करीब आधा मिनट में आपको दे दूंगा, मतलब 30 सेकंड आपके पास रहेंगे। आप 30 सेकंड में मेरे को आंसर कमेंट करना, या जब आप ऑफलाइन देखोगे इस वीडियो को तब आप क्या करना, खुद को 30 सेकंड आप रुक देना और फिर आप देखना। आपको यहाँ पे मेरा फेस काला दिख रहा होगा क्योंकि क्या हो रहा है कि ये जो लाइट मेरी है वो ऊपर लगी हुई है। जैसे जैसे
वीडियो अच्छे बनेंगे, वैसे वैसे हम इस वीडियो में सुधार करते जाएंगे। अभी तो स्टेटमेंट कंक्लूजन आया, उसके बाद कथन और कार्रवाई आएंगी, कथन एवं पूर्व धारणा आएंगी। जैसे जैसे आपका वीडियो का प्यार आप देते जाओगे वैसे वैसे हम इसके अंदर सुधार और करते जाएंगे। तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारा टाइम नहीं बिगाड़ते हैं। कि कथन क्या गया कि आजकल छात्रों को अपना परीक्षा परिणाम घोषित कराने के लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। ठीक है, आजकल छात्रों को अपना परीक्षा परिणाम घोषित कराने के लिए न्यायालयों की शरण लेनी पड़ती है। फर्स्ट निष्कर्ष कह रहा कि परीक्षा परिणाम घोषित कराने के लिए कोर्ट की शरण लेना आवश्यक है। और सेकंड निष्कर्ष कह रहा या कंक्लूजन कह रहा, शिक्षा बोर्ड अपने दायित्व का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रही। आप खुद बताइए कि छात्र जो है आजकल परीक्षा परिणाम उनको क्या जाना पड़ रहा है, कोर्ट में जाना पड़ रहा है। तो कोई भी परिणाम कोर्ट में क्यों जाता, या भाई आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप कोर्ट में क्यों जाओगे? आप कोर्ट में कब जाओगे कि जब शिक्षा जो बोर्ड है आपका वो अपने परीक्षा का सही दायित्व से निर्वहन नहीं कर रहा, तभी आप जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि परीक्षा परिणाम घोषित कराने कोर्ट की शरण लेना आवश्यक है। कोर्ट का जिसका कोई संबंध ही नहीं है, इसका संबंध आपके शिक्षा बोर्ड से। तो ये जो निष्कर्ष है आपको केवल फंसाने के लिए दिया कि बच्चा कर दे कि परीक्षा परिणाम घोषित कर कोर्ट की शरण लेना, नहीं। इसके अंदर मात्र केवल और केवल कौन सा कथन सत्य है? कथन निष्कर्ष 2। तो आपके लिए इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? बी, केवल कथन 2 सत्य। क्लियर? तो आपका ये क्वेश्चन हो गया पहला, समझ में आया आपको? एक और क्वेश्चन आप देखो, उसके बाद मैं आपको आधा मिनट दूंगा और आप उसको सॉल्व करना क्वेश्चन को और मेरे को आंसर बताना। बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है। क्या दिया हमको एक स्टेटमेंट दे दिया है कि बीमार जो लोग होते हैं उनको दवा की जरूरत होती है। फर्स्ट वो कह रहा है कंक्लूजन कि स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती, और सेकंड कह रहा है लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। अब देखिए सीधा कि ये कथन तो इसका तो कोई कंक्लूजन में रोल ही नहीं है कि भाई लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। इसका मतलब क्या? बीमार लोग मतलब क्या लोग सभी बीमार हो गए? ये तो यहाँ कह नहीं रहा। तो ये निष्कर्ष तो पहले ही गलत हो गया। पहले की बात करते हैं कि भाई ये कह रहा है कि बीमार जो लोग होते, इसने साफ साफ बोला कि बीमार लोग जिनको कुछ ना कुछ हुआ उनको दवा की जरूरत होती। अब जो लोगों को कुछ हुआ ही नहीं उनको दवा की जरूरत होती, तो उनको तो कोई दवा की जरूरत नहीं होती। इसलिए हमारा यहाँ पे कथन स्टेटमेंट फर्स्ट है। इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे निष्कर्ष ये हमारे लिए राइट हो गया। तीसरा, अब क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं आपको दे रहा हूं आधा मिनट। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूं, फिर आपका आधा मिनट स्टार्ट होगा। सूर्य प्रकाश का सोर्स है, सूर्य प्रकाश का स्रोत है। जिसका फर्स्ट आपका स्टेटमेंट बोल रहा है कि चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है, और सेकंड बोल रहा है प्रकाश का केवल एक स्रोत है या सोर्स है। ठीक है, अब बताइए इसका। आपका टाइम स्टार्ट होता अब। ध्यान से पढ़िएगा, गलती मत करना। क्या है क्या नहीं, आप एक बार उसको ध्यान से देखो, फिर आपको इसका आंसर मिलेगा। तो मैं मान रहा हूं आपने सॉल्व कर लिया होगा। कमेंट आने शुरू भी हो गए। ठीक है, मैं कमेंट देख रहा हूं, आ रहे हैं आपके कमेंट, बहुत सारे आंसर सही भी है। अब आप लगभग आपका आधा मिनट पूरा हो चुका है। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ कि सूर्य सन लाइट, सूर्य जो है लाइट का एक सोर्स है, सूर्य प्रकाश का स्रोत है। एक नॉर्मल इसका एक कथन किया दिया गया। अब ध्यान से देखना कि चंद्रमा प्रकाश का एक स्रोत नहीं है, दूसरा कह रहा प्रकाश का केवल एक सोर्स है। तो भाई प्रकाश का केवल एक सोर्स है, वो तो यहाँ कहीं भी कहा नहीं गया। आप खुद देखिए, सूर्य प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश का केवल एक स्रोत है, एक तो कहीं बात ही नहीं करेगी। मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो सीधे से खारिज। फर्स्ट की बात करते हैं, चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है, चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है। यहाँ पे आप कहीं भी देख लीजिए, ऐसा नहीं बोला है कि सूर्य के अलावा किसी की बात करेगी। यहाँ पे आपको ऐसा कहीं बोला नहीं है कि चंद्रमा प्रकाश का सोर्स नहीं है, बोला हो सकता हो भी सही। भाई रियलिटी में क्या होता है हमको उसके बारे में सोचना भी नहीं है, बट मैं आपको बताऊं कि प्रत्येक ग्रह कहीं ना कोई लाइट होती है उसकी, आपको इसके बारे में नहीं सोचना। बट यहाँ पे दूसरे चंद्रमा की तो कहीं बात करी ही नहीं, तो ये भी कथन भी सत्य नहीं होगा। तो इसके लिए आपका आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2 निकलता। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वही आपका प्रोसेस चलेगा कि 2 आपको यहाँ पे निष्कर्ष दिए, आप उसके अंदर देख लो। वित्तीय कंपनियां खराब प्रदर्शन के कारण खत्म हो जाती है। तो इसके अंदर फर्स्ट जो आपका कंक्लूजन बोल रहा है वो बोल रहा है कि अच्छा प्रबंधन भी वित्तीय कंपनी को सफलतापूर्वक नहीं चला सकता,
और सेकंड बोल रहा है उचित प्रबंधन वित्तीय कंपनी के विकास में सहायक हो सकता है। आपके पास आधा मिनट है, प्रोसेस के अनुसार आप करिए, देखते हैं क्या होता है। देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा यूनिक सा भी है। ये तो नॉर्मल अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम इसका ऊपर का जब लेवल देखेंगे थोड़ा सा प्लस में, तो आपको लगेगा हाँ क्वेश्चन ये होते हैं, खासकर स्टेटमेंट कंक्लूजन में। आप में से अगर किसी ने आरएस का एग्जाम दिया तो उसको पता होता है कि स्टेटमेंट कितने खतरनाक होते हैं, ये इजी नहीं है। तो केवल एक छोटा सा पॉइंट है इसलिए। तो आपने आंसर निकाल लिया होगा, अब आप चेक करना सही नहीं। वित्तीय कंपनियां खराब प्रदर्शन के कारण खत्म हो जाए। भाई अगर कोई वित्तीय कंपनियां है ना, फाइनेंशियल कंपनी, अगर उसका प्रदर्शन खराब हो गया तो वो ऐसे ही खत्म हो जाती है। यहाँ पे बोल रहा है अच्छा प्रबंधन में वित्तीय कंपनी सफलतापूर्वक नहीं चला सकता। तो ये तो जो ये पहली बात कह रहा है उसका पूरा पूरा रिवर्स है, मतलब जो पहली बात कर रहा है उसका विरोध कर रहा है। तो पहला तो किसी हालत में हो ही नहीं सकता। सेकंड, उचित प्रबंधन वित्तीय कंपनी के विकास में सहायक हो सकता है। हाँ ये हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई कि यहाँ पे क्या कह रहा है, खराब प्रदर्शन के कारण खत्म होगा। अगर मैं उचित प्रबंधन कर लूँ, उचित प्रबंधन के कारण प्रदर्शन अच्छा हो जाएगा और वित्तीय कंपनियां विकास में सहायक हो जाएगा। तो यहाँ पे कथन 2 हमारे लिए केवल बी निष्कर्ष से निकले। क्वेश्चन नंबर 5 मैं पढ़ देता हूँ। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार की आवश्यकता। जीर्णोद्धार का परिणाम सुधार। सेकंड है वर्तमान शिक्षा प्रणाली पुरानी है। सबसे पहले जीर्णोद्धार की बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि जो जीर्णोद्धार होते हैं वो कोई चीज, मंदिरों के अंदर आपने जीर्णोद्धार नाम का शब्द सुना होगा कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। ठीक है, तो मैंने आपको एक कठिन शब्द था उसके बाद बता दिया। अब इन दोनों को बात निकाला, आपके पास आधा मिनट है पूरा। निकाल लिया होगा आपने आंसर। देखो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार की आवश्यकता। किसी चीज का जीर्णोद्धार कब होता है, जब वो पुराना हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली पुरानी है। तो भाई जब तक कोई चीज पुरानी नहीं होगी तब तक वो जीर्णोद्धार नहीं कर सकता। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट सही है। पहली बात तो फर्स्ट पे आता हूँ कि जीर्णोद्धार का परिणाम सुधार। भाई क्या हो रहा है कि पुराने जैसे मंदिर थे, पुराने तालाब थे, तो उनका क्या जीर्णोद्धार की बात हो रही है। तो जैसे कि आप कोई तालाब है उसका जीर्णोद्धार करते हो, तो उसका जीर्णोद्धार क्यों करते हो, क्योंकि वो भाई पुराना है और उसको अब सुधार की आवश्यकता है। तो जीर्णोद्धार का जो रिजल्ट है वो तो मेन रूप से सुधार ही है। क्या जीर्णोद्धार का परिणाम है सुधार। तो कथन प्रथम और कथन 2 दोनों सत्य, इसलिए हमारा आंसर हो गया सी। केवल निष्कर्ष प्रथम व द्वितीय निकलता। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमें वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए रात को। यहाँ पे एक वर्ड था रात को, मैं उसको लिखना भूल गया कि हमें वृक्षों के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। तो इसके फिर दोस्त ने कंक्लूजन दिए कि भाई वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब कर देती है और वृक्ष रात में CO2 निकालते जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बड़ा इजी है ये, इसमें कोई आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं, आपके लिए आसान से हो जाएगा। फिर भी आपके पास आधा मिनट, आप सोचिए इसको, बताइए आंसर क्या होगा। आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर मैं और क्या सुधार करूं, आपको क्या गलत लगा, क्वेश्चन में और किससे बोलूं, क्या इसके अंदर कुछ लिखने के अंदर मेरे को सही करना चाहिए, क्या आगे मेरे को, आप मेरे को सजेशन दे सकते हैं। आपके पास पूरा ये राइट है ना। मैंने को बता दिया लाइट का, तो क्या हो रहा है कि लाइट ऊपर है इसलिए मेरा चेहरा आपको डार्क दिख रहा होगा, सही बात है। बट ये लाइट यहाँ इसलिए लगाई कि आपको बोर्ड की रोशनी सही मिले। मैं सामने लाइट लगाता, मैंने सामने लाइट लगाई है, तो आप पुराने वीडियो में जाके देखना, आप स्पॉट आते थे, तो इस स्पॉट को हटाने में लाइट ऊपर लगा दी। ठीक है, आपने कर लिया होगा। देखो हमें वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए रात को। पूरी दुनिया जानती है कि जो वृक्ष होते हैं रात को CO2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, यही होता है, इंसान भी यही करते हैं। तो कि वृक्ष रात में CO2 निकालते जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, भाई कथन द्वितीय तो सत्य हो गया। और प्रथम, वृक्ष से गिरने वाली पत्तियां हमारे कपड़ों खराब कर देती, इसका कोई सेंस ही नहीं है। पत्तियां खराब करे नहीं करे, पर वृक्ष के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, उसका निष्कर्ष तो मात्र यही है। तो कथन केवल 2 मैं पढ़ देता हूँ कि आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगाइए कि आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। एक नॉर्मल सा कथन दे दिया, उसके 2 उसने कंक्लूजन दिए कि आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है, और सेकंड, सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है।
आपके लिए आधा मिनट है आपके पास, आप सॉल्व करें और कमेंट करें क्या आंसर होगा इसका। अब एक काम करना, ये आप जब टॉपिक देख लो उसके बाद आप कमेंट में लिखना इसके बाद में कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँ, कथन एवं कार्यवाही पढ़ाऊँ, कथन एवं पूर्वधारणा पढ़ाऊँ। ये जो 4 टॉपिक है उन 4 टॉपिकों में आप लिखना निष्कर्ष, कार्यवाही, पूर्व धारणाएं और एक और टॉपिक बचा, इन तीनों में सब बताना बहुत सारा आपने निकाल लिया होगा। कि देखिए सेकंड कथन कह रहा सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है, मतलब इसकी और इसकी तो कोई बात है ही नहीं। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि भारतीय लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए, ये कह रहा है सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। ये और ये दोनों आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं दिखाएगा, मतलब इसका निष्कर्ष कभी हो ही नहीं सकता। दूसरा, आर्थिक विकास लोगों को कठिन परिश्रम से संबंधित है। हाँ, इसमें ही कह रहा है कि लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए, किसके लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो आर्थिक विकास लोगों के क्या हार्ड वर्क से सीधा रिलेटेड है। तो हाँ, कुछ भाई ये निष्कर्ष इसका है तो आप बोलोगे यस, फर्स्ट में संभव है। सेकंड तो संभव ऐसे ही नहीं था कि सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है, ये तो बात हमको कह ही नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 1, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कक्षा शिक्षण में सुधार हुआ है। उसमें फर्स्ट कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुसंवेदी पर आधारित है और दूसरा टीवी पाठकों से शिक्षा शिक्षण की अनुपूर्ति होती है। आपके पास वही आधा मिनट है। निकाल लिया होगा आपने करीब करीब। देखिए मैं वापिस पढ़ता हूँ, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कक्षा शिक्षण में सुधार हुआ है, वो पूछ रहा है अपने को। तो हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत संवेदी है, मतलब बहुत सारा उसका संवेदना है भाई, वो अलग अलग पाठ को पढ़ा सकती है और दूसरा बच्चों के साथ मनोरंजन भी होता है। तो ये कह सकते हैं थोड़ा बहुत तो लग रहा है कि इसका है। सेकंड बात करते हैं कि टीवी पाठकों से कक्षा शिक्षण की अनुपूर्ति होती है, तो ये पॉजिटिव बात कर रहा है, नहीं उसकी नेगेटिव बात कर रहा है। मैंने आपको पहली लाइन पढ़ाई थी, यदि कोई पॉजिटिव है और उसकी नेगेटिव बात करें तो आप उसको कंक्लूजन उसका कभी नहीं मान सकते। फर्स्ट वापस देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत संवेदी पर आधारित है, मतलब उसकी संवेदना अलग अलग है भाई। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैथ पढ़ा सकते हो, रीजनिंग पढ़ा सकते हो, अलग अलग पढ़ा सकते हो। हाँ, सुधार तो हुआ, तो हम मानेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप 3 स्टार लगा दो, बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन RS में देखने मिलते हैं वैसे दिखने मिलते हैं कि धर्म शाश्वत धर्म शाश्वत मतलब शाश्वत मतलब सत्य या चिर सत्य जिसको हम कहते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इंग्लिश वर्ड इसका अच्छा है लॉन्ग टाइम शांति या बहुत लंबे समय तक शांति। धर्म शाश्वत शांति प्राप्त करने के उपाय प्रदान करता है, मनुष्य को इनको अपनाना चाहिए। फर्स्ट, धर्म समृद्ध जीवन सुनिश्चित करते हैं। सेकंड, धर्म निर्धनता समाप्ति में लोगों की हेल्प करता है। आपके पास आधा मिनट है, इसके लिए आपको 1 मिनट ले लो। आप इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना इसको ध्यान से, फिर इसका आंसर करें। अगर आप में से कोई आप में ऑनलाइन जो देख रहे हैं उनके लिए भी है। देखो आप क्या करना कि जैसा मैंने कोई क्वेश्चन पढ़ा, आप वीडियो को रोक देना, उस समय आप अपने एक मोबाइल लेना, स्टॉप वेट लेना, आधा मिनट आपके पास, आप आधा मिनट काउंट करना और फिर आप इसको करना, फिर सेकंड लेना, उसमें आधा मिनट लेना और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। तो 9 क्वेश्चन की बात है, ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। फिर हम पार्ट 2 के अंदर इसके जो बचे हुए क्वेश्चन उसको भी वापस करेंगे कि धर्म शाश्वत शांति प्राप्त करने को उपाय प्रदान करता है, मनुष्य को इनको अपनाना चाहिए। नॉर्मल सी बात है। फर्स्ट देखिए, धर्म समृद्ध जीवन, यहाँ पर कहीं पर भी अच्छा जीवन, समृद्ध जीवन कहीं बात करेगी, आप बोलोगे सर नहीं, या तो केवल शाश्वत शांति, भाई कि मन को शांति हो उसकी बात करिए। यहाँ तो समृद्ध जीवन, अच्छा जीवन, तो ये हो सकता है, आप बोलोगे यस, हो ही नहीं सकता ये कभी भी। सेकंड, धर्म निर्धनता समाप्ति, यहाँ पे मेरे को जैसे निर्धनता दिखा कि भाई ये तो अभी भी शाश्वत शांति के ऊपर, परंतु ये तो धर्म निर्धनता समाप्ति में लोगों की हेल्प करता है, तो इसकी तो बात कहीं कह नहीं रहा। धर्म लोगों की निर्धनता समाप्ति बात कह नहीं रहा, जिसको भी हम बोलते हैं गलत, और ना ही 1 ना ही 2। तो आज की क्वेश्चन में टोटल 9 क्वेश्चन किए थे। कल से हम 10 से आगे बढ़ेंगे, हम इस सीरीज को 30-35 क्वेश्चन तक ले जाएंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो आप जुड़े रहना, हम कल मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपके किसी एग्जाम के अंदर आपको सक्सेस दिलाता है, आपको हेल्प करता है, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना।